सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन यूनिट एंड डायमेंशन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो अपन ने लास्ट क्लास में डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में बात कर ली थी, जिसमें अपने डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना भी सीख लिया था। अब देखते हैं अपन डायमेंशनल एनालिसिस का जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से करना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला का जो एप्लीकेशन है उसमें आप सबसे पहले देख रहे होंगे कि पहला एप्लीकेशन ऐसा बताया गया है कि आप कभी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चीज़ें चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि 1 kg कोई भी सब्सटेंस है, कितना है बेटा? 1 kg। अब मुझे 1 kg सब्सटेंस को कन्वर्ट करना है इससे दूसरे सिस्टम में, जिसे आप सीजीएस कहते हैं। सीजीएस सुना है? जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर करता है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि 1 kg को मुझे कन्वर्ट करना है तो आप तुरंत समझ गए कि सर 1 kg का मतलब ऐसा होता है 1 kg में 1000 ग्राम होता है, सीधा कन्वर्जन हो गया। जो मैंने ये बोला कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये डायरेक्टली तुमको याद है। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये तो हो गई बहुत आसान चीज, थोड़ा सा से टफ बनाते हैं। मैं कह रहा हूं एक काम करो, 100 जूल वर्क को सीजीएस में कन्वर्ट करो। तो अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये तो मुझे याद था ए 1 kg 1000 ग्राम, लेकिन अब जूल को कैसे कन्वर्ट करूं। तो इस तरीके से नहीं, अब इस तरीके से मुझे इसका कन्वर्जन सीखना है कि मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर पाऊं। बात समझे? जैसे कि मुझे एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना है या सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करना है, या फिर मेरा मन कर रहा है कि मैं एक नया सिस्टम अपना डिजाइन करूं जिसमें ऐसा बोलूं कि लेंथ है ना, उसमें एक यूनिट लेंथ का मतलब है 10 मीटर, जिसमें एक यूनिट मास का वैल्यू है 1000 kg। समझ गए? जिसमें जिसमें टाइम का जो यूनिट है वो 1 यूनिट टाइम होता है वहां पर 0.1 सेकेंड। इस तरीके से मैं अपना नया सिस्टम भी डिजाइन कर सकता हूं। तो मैं ये सीखना चाह रहा हूं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चीजें आखिर कन्वर्ट करी कैसे जाएंगी। आओ कन्वर्ट करना सीखें। तो इसके लिए जो अपना तरीका है वो ये है कि आप 1 किलो एप्पल लेके आओ। एप्पल समझते हो? एप्पल क्या होता है? आंखों का तारा, एप्पल ऑफ आई, है ना? आंखों का सेब। एप्पल ऑफ आई मतलब आंखों का सेब, कि आंखों का तारा? तारा होता है ना। अच्छा, तो जैसे मैं कह रहा हूं कि 1 किलो तुम सेब लेके आए, 1 किलो सेब में तुम्हारे 5 सेब आए। कितने सेब आए? 5 सेब। जब तुम इन 5 सेब को, चाहे इसको एसआई में देखो चाहे इसको सीजीएस में देखो, क्या 5 किलो सेब से 6 हो जाएंगे? सेब तो उतने ही रहेंगे। 5 रखे हुए सेब का जो वेट है वो तुम 5 kg बोल दो या 1 kg बोल दो या 1000 ग्राम बोल दो, अमाउंट ऑफ सेब तो उतना ही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि तुम उसको किसी भी सिस्टम में बदल दो, किसी भी सिस्टम में बदलने पर अमाउंट ऑफ एप्पल या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज नहीं होता। इतना चमक गया? ठीक। ये चीज अपन ने डिसाइड कैसे करी है? तो देखो यहां पर 1 तो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और केजी है इसकी यूनिट। सही बात है। सिमिलरली 1000 यहां पर क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या है? यूनिट। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट है, किसी भी सिस्टम में चले जाओ। इतनी बात चमक गई। इसी बात को मैंने बोल रखा है कि आप किसी भी सिस्टम में चले जाओ, जो मैग्नीट्यूड होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ये हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है जी। तो फिर हम ऐसा बोल देंगे, अगर आप किसी भी सिस्टम में जा रहे हो n1 u1 बराबर n2 u2, इसको याद रख लो। क्या है बेटा? n1 u1 बराबर n2 u2। अब जो आपको मैंने प्रेम पत्र दिया था उस प्रेम पत्र की लाइनें खोली जाए। इस प्रेम पत्र में ये वाली बात कहाँ लिखी है, जरा ढूंढ के मैं बताई जाए। लिखी है क्या? अरे यस सर, नो सर। नो सर, तो इसे कॉपी में छापना शुरू करेंगे अपन। इसमें इन्होंने एप्लीकेशन नहीं लिखा ना, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला में पहला एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अदर। ये 1 नंबर हेडिंग डाल लेना और उसके बाद इतना लिख लेना, दैट्स इट। ये बीच का लिखने की जरूरत नहीं है।
देखो, तुम लोगों ने ये छाप लिया जिसमें ऐसा लिखा है कि N1 U1 बराबर N2 U2, कोई भी एक सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के बराबर होंगी। इस चीज को मैं ऐसे भी तो समझ सकता हूं, जैसे ये लिखा हुआ है N1 U1 बराबर N2 U2, ये तो मैं अभी अभी पता चल गया। अब मुझे किसी सिस्टम में मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू पता करनी है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे सिस्टम की क्या हो जाएगी, N1 U1 अपॉन U2। यही चीज ये लिखी हुई है, सही बात है। अब कोई भी यूनिट हो, वो यूनिट M L T इन्हीं की टर्म्स में होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? मतलब इसका डायमेंशन अगर देखोगे तो इसी फॉर्मेट में होगा। तो मास लेंथ और टाइम के फॉर्मेट में कोई भी यूनिट है, तो यहाँ पर देख इसकी पावर है A, पावर है B, पावर है C। मतलब यूनिट वन अगर मैं बात करूं तो यूनिट वन को ऐसा लिख सकता हूं, मास की पावर A, लेंथ की पावर B एंड टाइम की पावर C। तो पहले सिस्टम में मास m1, दूसरे सिस्टम में लेंथ l1, पहले सिस्टम में लेंथ l1 और पहले सिस्टम में टाइम t1। इस बात को यहाँ पे लिख भी रखा है, m1 है यूनिट ऑफ मास इन वन सिस्टम, यूनिट ऑफ मास इन टू सिस्टम m2 हो गया, सिमिलरली लेंथ और सिमिलरली टाइम। इस बात को सिर्फ अभी लिख लो, अभी जब मैं इसको क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर करना क्या था। पूरा लिखना है, हाँ ये लिखनी है, यही तो काम की है, बाकी इस पे तो नीचे एक्सप्लेन कर रखा है m1 m2 l1 l2 t1 t2। मैं वापस से बोल रहा हूँ, कुछ भी हो जाए से क्लास मिस नहीं करनी, भले ही क्लास में कुछ भी लिखा हो, अपन क्लास में रेगुलरली पढ़ेंगे, सैटरडे की क्लास मिस नहीं करनी, भले ही आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, डजेंट मैटर। जी, हाँ N1 बाहर ही रहेगा। चलो, तो ये है भाई, आगे देखते हैं। जैसे तुम्हारे सामने क्वेश्चन है जिसमें ऐसा है कि 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन को आप लोग लिख लो, मैं बताता हूँ इसको अप्रोच कैसे करना होता है, इससे कि तुम्हें समझ में आ जाएगी आखिर करनी क्या है चीज़ें। क्या हो गया बेटा तन में, तबीयत सही है? कोई बता सकता है अभी ये कौन से सिस्टम में और किस में कन्वर्ट करना है? बहुत बढ़िया, सीजीएस से एसआई में करना है। एमकेएस एक्चुअली पुराना सिस्टम है, नया सिस्टम एसआई ही है। हाँ, तो हाँ वही वही जो तुम फ्रेंच में बोल रही हो वही। तो यहाँ पर गेम ऐसा है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 0.5 है और ये इसकी यूनिट है, ऐसा ही तो है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है N2 इज इक्वल टू N1 U1 बाई U2, यही तो करना है मुझे, दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू तो निकालनी है। आओ बातें करें। तो N1 है 0.5, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? क्या मैं इस ग्राम को ग्राम और सेंटीमीटर नी जो की पावर -2 लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि अपॉन में है तो ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो गई। तो U1 मतलब पहले सिस्टम में मैंने लिख दिया मास की यूनिट ग्राम और लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर और इसकी पावर कितनी है, -2। हाँ मैंने जानबूझ के लिखा है, थोड़ा सेंस, थोड़ा मतलब पेशेंस रखो, फिर सेंस आएगा। अब कह रहे हैं दूसरे सिस्टम में, तो दूसरे सिस्टम में यहाँ पर एक तो ये ग्राम दिख रहा है, ग्राम मतलब किसकी यूनिट थी, मास की। तो अपने को दूसरे सिस्टम में मास की यूनिट देखनी है, तो दूसरा सिस्टम ऐसा ही, ऐसे ही में मास की यूनिट कितनी होती है, किलोग्राम। एक डब्बा बंद कर दिया, अब दूसरे डब्बे पे आ जाओ, और पावर तो -2 ही है इसकी। तो यहाँ पर लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर है और अपने सिस्टम में नए वाले में कितनी है, मीटर। क्या तुम बात समझ गए? अब तुम इस चीज को समझ रहे होगे कि यहाँ पर जो ए और बी और सी था उसका क्या मतलब है। ए का मतलब है मास के ऊपर वाला नंबर, बी का मतलब है लेंथ के ऊपर वाला नंबर, और सी का मतलब है टाइम के ऊपर वाला नंबर। क्या टाइम की यूनिट है यहाँ पे कोई? तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0.5। अब देखो ऐसे काटा पीटी तो मचाई नहीं जा सकती, तो अपने को कन्वर्जन करना पड़ेगा। वह 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 सेंटीमीटर ये हो गया, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100, और इसकी पावर कितनी है, -2।
तो ग्राम से ग्राम चटक गया। आफ्टर ऑल चटका चटकी, अपने पास क्या बचा 0.5, इधर कितना बच गया 1/1000, और इधर कितना बच गया 1/100, लेकिन इसकी पावर कितनी है -2। बोर्ड पर नजर बना के रखेंगे 0.5, क्या मैं इसको 10⁻³ लिख सकता हूँ? हाँ है ना? क्या मैं इसको 10⁻² लिख सकता हूँ? और इसकी पावर कितनी है -2, ऐसा ही तो है। तो ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻², कितना हो गया +4। भाई -2 है ना, तो कितना हो गया +4, सही है ना? तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 4 - 3 कितना बचा 1, तो आंसर कितना हो गया 50, खत्म। तो मतलब ऐसा ही सिस्टम में इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। हाँ यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट तुमने क्या लिखा था किलोग्राम पर सेंटीमीटर, नहीं इसको तो किसमें क्या होगी लेंथ की मीटर, तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, खत्म। ओके, लेकिन ये तुमको नहीं लिखनी यूनिट यहाँ पे, क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ पर वैल्यू किसकी निकाली है n2। n2 क्या है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, उसने यूनिट की बात ही नहीं करी है। उसने बोला इसको कन्वर्ट करो। अगर जब भी तुम यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाल रहे हो, क्या यूनिट निकाल रहे हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहे हो? तो यहाँ पे यूनिट लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें पता करना है कि ये 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 50 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, यहां पर यूनिट लिखनी है। ठीक है मेका, समझ में आ गई बात? अच्छा मैंने, अच्छा 0.5 था, ओके, कैलकुलेशन एरर, प्रिंटिंग एरर, तो ये 5 है, पूरा ही मिटाना पड़ेगा। एक तो इसमें ये इरेजर छोटी नहीं होती, कैसे? वो तो छोटी वाली वो बेकार है। ऐसा नहीं है, तुम चाहते तो ग्राम को किलोग्राम में कर लेते, तो 10⁻³ किलोग्राम लिख देते। तुम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें ऊपर और नीचे सेम यूनिट चाहिए। क्या तुम लोग थोड़ा थोड़ा समझे कि नहीं समझे, या पूरा समझ गए? तो थोड़ा थोड़ा समझे, थोड़ा थोड़ा कि पूरा पूरा? अरे पूरा समझ गए ना? हाँ हाँ, पूरा ही समझना है, थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता। या तो अपन नदी के इस पार है या फिर नदी के उस पार है, बीच में रहेंगे तो डूबेंगे। कौन बोला सही बात है? हाँ लेकिन अगर पैर टूटा है तो फिर तो संभव है कि डूबेंगे ही। टूटे पैर से कौन तैरा है देवी? फिटेस्ट, फिटेस्ट। हाँ तो वही तो फिटेस्ट, अभी तो है ही नहीं फिटेस्ट अपनी लड़की। तो भाई ये सब तो इसमें है नहीं, तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा। लिखिए लिखिए। उसने क्या बोला है, कन्वर्ट करना है दूसरे सिस्टम में, तो दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी रहेगी। बेटा बुद्धि इस्तेमाल करो, ठीक है? उसने बोला है कन्वर्ट करो इसको इस सिस्टम से इस सिस्टम में, तो वो दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करके क्या प्राप्त करोगी, क्या निकालोगी? तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो निकाली है, कॉमन सेंस। थोड़ा धैर्य धारो। चले अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि किसी भी मटेरियल की जो डेंसिटी है सीजीएस सिस्टम of unit is 4 gram per centimeter cube in a system of units in which unit of length is 10 centimeter, unit of mass is 100 gram and the value of density of the material will be। मतलब मैंने नया सिस्टम डिजाइन कर दिया, अब पुराना सिस्टम तो रहा नहीं है,
सिस्टम किसने डिजाइन किया है? मैंने। तो मेरे नए सिस्टम में जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, 1 यूनिट। मास कितना है वहां पर? 1 यूनिट मास मतलब 100 ग्राम। मैं बोलूंगा मुझे मेरे सिस्टम में मुझे 2 यूनिट मास दे दो, इसका मतलब वो 200 ग्राम मास होगा। समझ के बात को? ऐसे ही टाइम के बारे में बात नहीं कर रखी तो अपन बात करेंगे नहीं, क्योंकि जरूरत भी नहीं है। और कह रहा है कि पहले सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है n1 वो है 4, और जो u1 है वो है तुम्हारे पास ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। यहां तक कोई समस्या तुमको? हमको पता है कि भैया कुछ भी हो जाए दुनिया में ये तो बदलने वाला नहीं है, ये मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही रहना है। तो हम यहां से निकाल देंगे n2 इज इक्वल टू n1 u1 बाई u2। न्यूमेरिकल वैल्यू जो मेरे पास थी वो कितनी थी? 4। u1 है तुम्हारे पास कितना? ग्राम, और ये है सेंटीमीटर की पावर -3। ठीक है दोस्त? अब आ जाओ अपने सिस्टम की बात। अपने सिस्टम में मास की यूनिट कितनी है? 100 ग्राम। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 100, और इधर क्या लिख दूंगा? ग्राम। ठीक है। दूसरे सिस्टम में लेंथ की यूनिट कितनी है? तो ये लेंथ की जगह कितना लिखूंगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एकदम आसान। सुदीदी ठीक है? मोदुल्ले तो एसी के ठीक सामने बैठी है, सुबह का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा है, और सबसे बढ़िया नींद सुबह ही आती है। तो देखो ग्राम से ग्राम तो कट गया, तो तुम्हारे पास आफ्टर ऑल कट्टम पिट्टी कितना बचा? ये तो 1/100 हो गया भाई। तो इसको 1/100 ही रहने दें क्या? चलो 1/100 ही रहने दें। ये लिखा हुआ है 10⁻⁻1, और इसकी पावर कितनी है? -3। तो फिर इसको भी चेंज कर ही देते हैं, है ना? तो 10 की पावर कितना हो गया बेटा? -2। तो बच्चा पार्टी समझ गई, ये 4 है, ये है 10⁻⁻2, और ये है 10⁻3। 3 में से दोगे तो कितने बचे? तो 4 इंटू 10⁻1, मतलब कितना हो गया बेटा? 40। मतलब ये दूसरे सिस्टम जो हमने बनाया है, सेम डेंसिटी को अगर मुझे प्रोनाउंस करना हो अपने नए सिस्टम में, तो मैं बोलूंगा 4 नहीं है, कितनी है? 40 है। ठीक है। अब इसकी यूनिट की बात कर लो, तो यूनिट भाई इसकी हम नहीं बता सकते, यूनिट क्या लिखोगे? इसकी यूनिट पता है कैसे लिखनी पड़ेगी? 40, ये कितना है? ग्राम। तो 40 इंटू 100 ग्राम पर 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें लिखना ही नहीं है, हमें क्यों दिमाग लगाना है? तो इसलिए दूसरा सिस्टम है, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगी मेरे पास 40। हाँ, क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको, तो क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन और आंसर दोनों ही लिख लेने। आगे देखते हैं। अब देखो, तुम्हें जो दूसरी चीज, अगर तुम किसी भी डायमेंशनल एनालिसिस से जो तो कर सकते हो, वो ये कर सकते हो कि कोई भी फॉर्मूला वो करेक्ट है कि नहीं। अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब वो इक्वेशन गलत है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ F बराबर ma, ये एक फॉर्मूला मैंने बना दिया। इस फॉर्मूले में इसका जो लेफ्ट और राइट, इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इनकी लेफ्ट और राइट दोनों की डायमेंशन कैसी होगी? सेम होगी। अच्छा जी, एक चीज ये हो गई। दूसरा, जैसे तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है 12mv², तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन कैसी रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन इस फॉर्मूले से तुम कभी भी ये नहीं बता सकते कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अगर मैं 5mv² दे दूं तभी भी डायमेंशनली तो करेक्ट है। हाँ यहाँ देख, क्योंकि 5 1/2 जो भी कांस्टेंट, इसकी तो कोई डायमेंशन होती नहीं है। डायमेंशन किसकी है? mv² की। तो हर बार तुम कंपेयर क्या कर रहे हो? mv² की डायमेंशन और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन। तो जब भी तुम डायमेंशनल करेक्टनेस निकाल रहे हो, उससे ये बात पक्की है कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मूला न्यूमेरिकली भी करेक्ट हो। हाँ या ना? क्योंकि अभी देखा तुमने, यहां पर अपन हाफ की जगह 5 रख दिया, तब भी डायमेंशनली करेक्ट तो है ही। इतनी बात समझ गए? तो हम इससे डायमेंशनल जो करेक्टनेस है वही चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं?
कि अपन दोनों तरफ के डायमेंशन को इक्वेट कर देते हैं, इन अ गिवन रिलेशन टर्म्स ऑन बोथ द साइड हैव द सेम डायमेंशन, देन द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के डायमेंशन बराबर है तो हम बोल देंगे फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है जी, मतलब अगर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ की डायमेंशन सेम है तो उसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये लाइन जो लिखी गई है ये एज इट इज पेपर में पूछी जाती है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और अब तो तुम्हारे बोर्ड्स में भी पूछी जाती है, मतलब जो तुम्हारे 11th वगैरह चल रही है। और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी फिजिकली इनकरेक्ट, जैसा कि हमने अभी देखा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये सही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 5 एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला गलत है, बट बोथ आर डायमेंशनली करेक्ट। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से, कि यहाँ पर एक अंग्रेजी में शब्द है मे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर यही शब्द की जगह मैं ऐसा लिख दूँ, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज फिजिकली करेक्ट, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी फिजिकली इनकरेक्ट, छाप लेंगे, थोड़ा स्पीड से छापेंगे, पूरा छापेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे अपन, आज ये सब थ्योरी वेरी पूरी खत्म कर देते हैं। आज कौन कौन नहीं आया, चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें पूछ रहा है कि इसकी डायमेंशनल करेक्टनेस बता दीजिए, तो हमें पता है डायमेंशनली करेक्ट है। इसमें मुझे क्या करना है, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 3 mv स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। अब समस्या क्या है, 3 तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, तो ये तो कांस्टेंट, ऑल कांस्टेंट आर डायमेंशनलेस, बताने की जरूरत है क्या, नहीं। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन अपन ने बताई थी mL2T-2, जो वर्क की डायमेंशन होती है, सही बात है। यहाँ पर ये 3 तो डायमेंशन लेस है, तो इसको तो मैं हटा ही देता हूँ, तो मैं बोल दूंगा m की डायमेंशन और v की डायमेंशन का स्क्वायर। और हमको एक चीज पता है, सिंस कॉन्स्टेंट्स आर डायमेंशनलेस। ठीक है बच्चों, अरे हाँ ना, तो मास कितना हो गया बेटा m, v की कितनी हो गई L t-1 वेलोसिटी, इसका स्क्वायर, तो क्या बन गया mL2T-2। तो क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, देखो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हैं कि नहीं है। अब तुम बोल सकते हो LHS इज इक्वल टू, इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, तो ये सही बात है, फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। क्या ये फॉर्मूला फिजिकली करेक्ट है, क्या गड़बड़ है इसमें, हाफ होना चाहिए, 3 की जगह क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। ठीक है, छाप लीजिए। तो कभी कोई चेक करने को बोले, कुछ नहीं करना, लेफ्ट और राइट दोनों की डायमेंशन निकाल के बराबर कर देनी है। और तुम्हारे जो स्कूल वगैरह में जो पूछे जाएंगे मोस्टली ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ऑलरेडी डायमेंशनली करेक्ट ही होंगे। हाँ, तो उन्हें तो पता ही नहीं होगा ना तुम लोगों को, तो फॉर्मूले तो कैसे करोगे बेचारे। लिख बेटा, लिख लिख जल्दी लिख। डन, आगे बढ़े।
एक मिनट, ठीक है भाई आर्यन। अब देखो तीसरी चीज, अगर मान लो पहला एप्लीकेशन क्या था, तुमने एक ही सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया डायमेंशन का यूज करके। दूसरा क्या तरीका है कि तुमने डायमेंशनल करेक्टनेस पता कर ली। तीसरा क्या यूज है इसका, तो तीसरा यूज ये है कि हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। तो इसमें बात ऐसी है कि जैसे कि आपके पास एक फॉर्मूला है, फोर्स बराबर एम ए। सुनना है ना, मैं कुछ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि फोर्स मास पे और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, ऐसा मुझे किसी ने बता दिया। मुझे एग्जैक्ट फॉर्मूला चाहिए कि यहाँ पर m की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एम ए क्यूब है, एम स्क्वायर ए क्यूब है, जो कुछ भी है, ये मैं क्या पता कर सकता हूँ। तो इसका आंसर है हाँ, डायमेंशनल एनालिसिस से आप ये बात पता कर सकते हैं कि अगर एक एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अन्य फिजिकल क्वांटिटीज पर अगर डिपेंडेंट हैं, तो आपको ये पता करना है कि इनमें से इनकी पावर क्या होगी, तो आप इस डायमेंशनल एनालिसिस से ये दोनों बातें पता कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद है फॉर्मूला? यहां पर ये फॉर्मूले में बीच में प्लस आ रहा है, ठीक है। इस तरीके के फॉर्मूले आप कभी भी डायमेंशनल एनालिसिस से कभी भी आप इनके बीच में रिलेशन नहीं बता सकते। रिलेशन हमेशा तभी बता सकते हो जब फॉर्मूले में कैसे हो, सारे मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स हो या डिवीजन वाली टर्म्स हो। इसीलिए लिखा है इफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर नोन देन रिलेशन अमंगस द क्वांटिटीज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो भी पढ़ा था लेफ्ट और राइट की डायमेंशन बराबर करके। एंड इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। क्या एडिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। हम एडिशन का इस्तेमाल करके एडिशन जिन क्वेश्चंस जिन इक्वेशंस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, ऐसी इक्वेशंस अपन कभी भी डायमेंशनल एनालिसिस से ड्राइव नहीं कर सकते। बाकी हम ड्राइव कर लेंगे, लेकिन एक समस्या और है। जैसे तुमको अभी बताया था काइनेटिक, ये बड़ा प्यारा एग्जांपल है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ये है। मैं बोल दिया काइनेटिक एनर्जी मास और स्पीड पे डिपेंड करती है, तो बताओ इनका इक्वेशन क्या होगा। जब तुम डायमेंशनल एनालिसिस करोगे तो तुम कभी भी ये कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तुमको, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट तो कुछ भी हो, कांस्टेंट तो डायमेंशनलेस होता है। तो जब भी तुम ऐसे रिलेशन फॉर्मूले अगर ड्राइव करोगे तो फॉर्मूले में कभी भी कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इसकी लिमिटेशन समझ में आई क्या है? पहली लिमिटेशन क्या है कि ये जिन फॉर्मूले में प्लस और माइनस है वो उसके लिए नहीं लगा सकते। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि हम कभी भी यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो पता नहीं कर सकते, ठीक है। छाप लीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसमें आगे की कहानी। हाँ लिख लीजिए, या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी करना तो मैं सिखा ही दूंगा। छाप लिया? जिस दिन आपके टेस्ट शेड्यूल में जेई नीट के एग्जाम लिखा है उस दिन आपका जेई नीट के टाइप के पैटर्न में एग्जाम होगा, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के एंड 25 क्वेश्चन मैथ या बायो वालों के बायो के पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपके जेई नीट वाले पेपर का पैटर्न रहेगा जो आपको ग्रुप में शेयर किया गया है। ओके, अरे बोलो ना।
बोल ही नहीं रहे, डर गए बेचारे। आगे बढ़े। कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द प्रोडक्ट। ओके, चले। अब जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो भी अपन ने बताया ना, इसी बात को अपन सॉल्व करना चाह रहे हैं। इट इज नोन दैट द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन टी ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ डिपेंड ऑन द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। मतलब जो टाइम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पे। द मास ऑफ द अर्थ, मास पे डिपेंड कर दिया, एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट आर, इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो बोल रहा है इसमें टाइम का एक्सप्रेशन बताओ, फॉर्मूला क्या बनेगा। तो मुझे नहीं पता है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर ये g है, इसकी पावर कुछ a रही होगी, m की पावर b रही होगी, r की पावर कितनी रही होगी, c। इतना समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा कि दोनों तरफ लेफ्ट और राइट की डायमेंशन लिख के एक बार मैं क्वेश्चन खत्म करूंगा। आपको अभी लास्ट क्लास में मैंने g की डायमेंशन निकाल के दिखाई थी। g की डायमेंशन बताओ क्या आई थी, m की पावर -1, l, l3 एंड t, t-2, यही आई थी। सब लोग चेक कर लो, क्रॉस चेक। विश्वास तो है, ठीक है। कहो तो ड्राइव भी कर सकते हैं, करनी है क्या, नहीं ना, ठीक है। सिमिलरली दूसरा मास था, तो मास की डायमेंशन तो m ही रहेगी, तो m की पावर b हो गई। और r मतलब लेंथ है, तो लेंथ की पावर कितनी हो गई, c। इतना चमक गया। राइट साइड देखो, लेफ्ट साइड देखो, तो यहाँ पे t की पावर कितनी है, 1। ये दोनों बराबर होनी चाहिए ना डायमेंशन, तो करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ m की पावर -1, यहाँ से ये जाएगा तो बनेगा m की पावर -a, आया ना। यहाँ पर m की पावर b है, तो यहाँ क्या मैं यहाँ पर इसको प्लस भी लिख दूं, ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम। फिर दूसरा देखेंगे l, तो l की पावर कितनी है, 3, और इधर a है तो कितना हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, c, तो +c। यहाँ पर देखेंगे तो t की पावर कितनी है, -2 है, इधर तो t है नहीं कहीं, इधर कितनी है t की पावर 1। इसका मतलब m की पावर इधर कितनी रही होगी, और l की पावर भी कितनी रही होगी। इतना चमक गया। अब अपन दोनों साइड कंपेयर कर देते हैं। तो मैंने दोनों साइड कंपेयर कर दी। तो कंपेयर करने पे सबसे आसान क्या है निकालना, तो t की पावर लेफ्ट साइड देखेंगे तो t की पावर 1 इधर है, और राइट साइड कितनी है, -2 है। तो यहां से अपने को a पता चल गया, -1/2। एक चीज आ गई बेटा, m की पावर कंपेयर कर देंगे, तो m की पावर कंपेयर करने पे मिलेगा 0 = -a + b। सही बात है। तो b बराबर किसके आ गया, a के। इसका मतलब ये भी कितना आ गया, -1/2, क्योंकि a मैं ऑलरेडी निकाल चुका था। तो ये हो गई पहली चीज जो अपन ने निकाली, ये हो गई दूसरे कंपैरिजन। और तीसरा कंपैरिजन देखते हैं। तीसरा किसका है बेटा, l का। तो l की पावर कितनी है, 0। इसको किसके बराबर कर देंगे, 3a + c। तो c किसके बराबर हो गया, -3a। तो c हो गया -3, एक ही जगह डाल देंगे, -1/2। तो ये हो गया बेटा 3/2। आगे सारे फॉर्मूले। अब जो भी तुमने माना था उसमें वैल्यू डाल दो, आ गया फॉर्मूला। तो t बराबर देखो, g की वैल्यू, g की पावर कितनी आई, -1/2। तो -1/2 हो गया। m की पावर कितनी आई, -1/2। और r की पावर कितनी आई, 3/2। तो ये 1/2 1/2 तो नीचे ही आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/√g 1/√m। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ऊपर तक छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा है इसकी वजह से लिख रहा हूँ, छोड़ सकते हैं ना, ठीक। यहां तक कोई प्रॉब्लम। क्या r को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, √r का होल क्यूब, हाँ है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r³ का अंडर रूट, एक ही बात है। तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा वो t का कितना आ जाएगा, t हो जाएगा r³ / gm का अंडर रूट।
सही बात है। तो ऐसे आपका फॉर्मूला आ गया टाइम पीरियड का। ओके, यही आता है सॉल्व होके वैसे, जब इक्वेशन से सॉल्व करोगे ना, ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो ग्रेविटेशन से भी यही आएगा। तुम यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे फॉर्मूला अपन ने ऐसे डिजाइन कर दिया तो अच्छा लग रहा है ना दिखने में, इसकी वजह से मैंने ऐसा लिख दिया। क्वेश्चन लिखो, वरना क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे ये तुम्हें, क्वेश्चन तो ढूंढते रहोगे फिर। हम्म, हो गया। इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो तुम्हें जैसे ग्रेविटेशन में जब पढ़ोगे ना तो डायमेंशनली तो है, बाकी इसका एक्चुअल फॉर्मूला ये निकल के आता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r³ बाई gm। लेकिन तुम 2 पाई के बारे में कभी इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल नहीं सकते, इसीलिए बोला था कभी भी कांस्टेंट के बारे में डायमेंशनल एनालिसिस इक्वेशन नहीं देगा। एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है। और यहाँ पर क्या है अपना अंडर रूट, किस में, इसमें फॉर्मूले में जब भी तुम डायमेंशनल एनालिसिस से अगर ये रिलेशन निकालोगे तो यहाँ पर कभी भी 2 पाई नहीं आएगा, जबकि एक्चुअल फॉर्मूला जो है, जो इसमें जो एक्चुअल फॉर्मूला सॉल्व होके आता है ग्रेविटेशन में वो ये आता है। तो ये मैं कह रहा हूं कि कभी 2 पाई के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा। जैसे वहां पर हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में नहीं कह रहे थे, हाफ mv² होगा कि 5 mv² होगा कि 100 mv² होगा, कभी भी वो आगे वाला कांस्टेंट नहीं पता चलेगा। ओके, चले आगे। डन डन। 1 मिनट ले लो भाई, 1 मिनट। देखो बेटा 15 मिनट तो आज तुमने कुत्ते भगाए हैं, तो 10-15 मिनट तो तैयार रहना है ना। जाना है क्या, कहाँ, डॉक्टर के पास? कोई बात नहीं, डॉक्टर इंतजार कर लेगा थोड़ा सा। डॉक्टर अपॉइंटमेंट पे है तो जाने दो उसे, कहीं अपॉइंटमेंट पे है तो डॉक्टर का क्या है, तुम्हें ही डॉक्टर बनना है कुछ दिन के बाद। अब देखो ना, ये लिमिटेशंस अपन ने कुछ बता रखी हैं, ये लिमिटेशन शायद आपके इस पत्र में लिखी हुई हैं। इन लिमिटेशंस को अगर आप देखेंगे तो देखिए क्या, यस इसमें लिखी हुई है 3.5, आप लोगों को दिख गई 3.5 पेज नंबर 28, 3.5 पेज नंबर 28 दिख गया। इसमें लिमिटेशंस क्या है कि इन मैकेनिक्स फॉर्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिराइव्ड, इट कैन ओनली बी चेक्ड। मतलब जब तक 3 में है तब तक तुम ड्राइव कर ले रहे हो। जैसे अभी देखा तुमने मास जैसे इससे पीछे वाले क्वेश्चन में किस पे था, आर पे था, जी पे था, एम पे था। अगर 3 के अलावा एक और हो जाएगा तो इससे चेक कर नहीं सकते। ओके, क्योंकि फिर तुम कंपेयर कैसे करोगे लेफ्ट राइट में। दूसरी चीज भी सिर्फ चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इफ द डिपेंडेंसी इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन टाइप, ये मैं आपको बता दिया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल हो नहीं सकती। तीसरी चीज, द फॉर्मूला कंटेनिंग एक्सपोनेंशियली ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथम फंक्शन कैन नॉट बी डिराइव्ड यूजिंग दिस मेथड। मतलब अगर किसी इक्वेशन में इस तरीके की कहानी है a sin ओमेगा t, तो ये आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये अपन ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि इस ये तो कैसी चीज है, डायमेंशनलेस। जिस जिस फॉर्मूले में डायमेंशनलेस चीज आएगी वो कभी भी आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये देख, एक्सपोनेंशियल डायमेंशनलेस, ट्रिग्नोमेट्रिक डायमेंशनलेस, लॉगरिथम भी डायमेंशनलेस। ओके, तो अपन ये कभी भी ड्राइव नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूला कंटेनिंग मोर देन वन टर्म विच आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड लाइक s बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर ऑल्सो कैन नॉट बी डिराइव्ड। अभी बता दिया ये वाली बात कि जहां पर ये प्लस और माइनस है ये हम कभी भी चेक भी क्या कर सकते हैं, बस बता ही सकते हैं कि हाँ भाई ये सही है इधर उधर, बाकी ड्राइव नहीं कर सकते। द रिलेशन ड्राइव्ड फ्रॉम दिस मेथड गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अभी बात करी अपन ने काइनेटिक एनर्जी वाली, जो काइनेटिक एनर्जी में अपन नहीं कह रहे थे कि यहाँ पर आखिर क्या आएगा, mv² तो ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूं मैं, कछुआ खरगोश क्या लिखूं, कांस्टेंट है, हाफ 1/2 5 3 2 1, जो क्या लिखूं मैं। नेक्स्ट, इफ डायमेंशंस आर गिवन
फिजिकल क्वांटिटी में नॉट बी यूनिक। अगर डायमेंशंस दी हुई हैं तो फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है यूनिक ना हो, एज मैनी फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन। जैसे एनर्जी की डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन सेम है कि नहीं है। अब तुमने लेफ्ट साइड एनर्जी निकाल ली, राइट साइड भी वर्क है, तुम्हें थोड़ी पता था राइट साइड वर्क लिखा था कि एनर्जी लिखी थी। समझ के बात को? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि तुमने डायमेंशन पता कर ली, लेकिन क्या वो डायमेंशन यूनिक होगी किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए? नहीं। एक डायमेंशन मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटी के लिए हो सकती है। चमक गई बात? फिर नेक्स्ट क्या है, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और अ वेक्टर। ये बिल्कुल नहीं बताता फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। तो ना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के बारे में कोई बात ही नहीं हुई अभी तक, तो हम इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आप लोग इस चिड़िया को जानते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को? देखो सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है कि कोई भी तुमने नंबर लिखा है ना, जैसे मैंने नंबर लिख दिया 2356, ये नंबर दिख रहा है। इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ऐसा है कि जो सर्टेन है, अनसर्टेन नहीं है, जो सर्टेन है। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 02356, इसमें आगे जीरो लिखूं ना लिखूं क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क पड़ रहा है क्या? तो इसमें सर्टेन कितने नंबर हैं? 4। आगे वाला किसी भी मतलब का मेरे नहीं है, मैं लिखूं या ना लिखूं। इसी को बोल रहे हैं, ऐसे नंबर जो सर्टेन्स हैं उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट आर द फिगर्स और डिजिट्स दैट आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस वन दैट इज अनसर्टेन। अब इनके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स क्या है उनके बारे में डिस्कशन अपने को करना है। Significant figures in a measured value of a physical quantity tell the number of digits in which we have confidence। ये भी फालतू की बात है, क्योंकि हमने पता है कॉन्फिडेंस हमें यहाँ पर कितने में था? 4 में। अब यहाँ पे तुम कितने भी जीरो लगा दो, इनमें तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ये भी फालतू की बात है। लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑब्टेन्ड इन मेजरमेंट, ग्रेटर इज द एक्यूरेसी एंड वाइस वर्सा। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो वैल्यू उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होगी। एग्जाम्पल के लिए 1.001 या ऐसा लिख दो 1.23 एंड 1.456। सिग्निफिकेंट फिगर ऊपर कितने हैं? 3। नीचे कितने हैं? डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा कहां तक जिसमें जा रहे हो? नीचे वाले में। तो एक्यूरेसी किस में ज्यादा है? नीचे वाले में। 3 है, ये 1 भी तो लिखा है। इतनी बात समझ गए? तो जितना ज्यादा तुम्हारे वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगे वो एक्यूरेट उतनी ज्यादा होगी। ओके, इससे आगे देखते हैं। अब बात करते हैं रूल्स की। इन रूल्स की कहानी अपन अगली क्लास में देखेंगे, और अगली क्लास में रूल से आगे की अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। होमवर्क हम दे चुके हैं, हम फिर मिलेंगे, कोशिश करेंगे अगली क्लास में चैप्टर को खत्म करें। थैंक यू वेरी मच।